हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में सारा आकाश उपन्यास के उद्देश्य पर चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। ध्यान दें। सारा आकाश उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। इसलिए इस उपन्यास में राजेंद्र यादव जी ने सामाजिक उद्देश्यों को या सामाजिक जो समस्याएं हैं इसको उल्लिखित करने का प्रयास किया है। यह उपन्यास एक प्रकार से देखा जाए वर्तमान समय का सामाजिक दस्तावेज है और जिस समय उपन्यास लिखा गया उस समय और आज वर्तमान समय में भी लगभग सारे उद्देश्य आज भी उसी रूप में विराजमान है। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसलिए उपन्यास वर्तमान समय में एक जीवंत उपन्यास है और अगर संपूर्ण उपन्यासों की कथा वस्तु का विवेचन किया जाए और आत्ममंथन किया जाए तो इस उपन्यास में इन समस्याओं पर लेखक ने अपने विचारों को इंगित किया है। ध्यान दें। पहले नंबर तो हम बात करते हैं दहेज प्रथा की समस्या। इस उपन्यास में दहेज प्रथा की समस्या को राजेंद्र यादव जी ने बड़ी बारीकी से उल्लिखित किया है। जितनी भी समस्याएं हैं इस उपन्यास में कहीं न कहीं वो दहेज प्रथा समस्याएं वह सीधे स्तर पर संबंधित है। समर भाग्य की जो शादी हुई, ठाकुर साहब ने समर की शादी को इस लोभ से किया था कि मुन्नी की शादी में जो खर्च हुआ था अच्छी खासी दहेज मिल जाएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, जो लेन देन है उसको पूरा कर लेंगे। यानी दहेज के लोभियों का इसमें उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को दिखाया गया। दूसरी ओर मुन्नी की जो शादी हुई है, मुन्नी की शादी में भी कहीं न कहीं दहेज मूल समस्या है। प्रताड़ित की जाती है, मारी जाती है, पीटी जाती है बेचारी। यानी कौन कौन सी यातनाएं नहीं की जाती है। उधर सुहागरात के दिन श्यामल की बहू मर जाती है और बेचारी तेल छिड़क कर, केरासन तेल छिड़क कर अपने ऊपर वो आत्मदाह कर लेती है। तो यह समस्या भी जो है कहीं न कहीं इसमें भी वह दहेज प्रथा की समस्या को ही लेखक ने दिखाया। यानी महत्वपूर्ण अगर समस्या इसमें है तो दहेज प्रथा बहुत भीषण रूप से लेखक ने मूल्यांकित किया। जब तक यह दहेज की समस्या हमारे समाज में विराजमान रहेगी तब तक लड़कियों का जो स्वच्छंदमयी जीवन है, उनका जो विकास है वो रुक जाएगा। आज के लिए लेखक ने बहुत बहुत बड़ी बात कही। आज के नवयुवकों को, नवयुवतियों को या पढ़े लिखे लोगों को इस समस्या पर विचार करने के लिए छोड़ा है। हमें आत्ममंथन करना चाहिए, इस समस्या का उन्मूलन करना चाहिए। और दूसरी समस्या, दूसरा उद्देश्य लेखक ने गरीब परिवारों की समस्या, यानी हमारे समाज में जो गरीब परिवार होते हैं, वास्तविक रूप से इस उपन्यास में निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कथा वस्तुओं का सहारा लिया। यानी पूरे सामाजिक जो ताना बाना है हमारे देश का, उसमें अधिकांशतः गरीब निम्न वर्गीय जो परिवार है, मध्यवर्गीय परिवार है, निम्न वर्ग के स्तर पर, मध्य वर्ग में जो उछले स्तर है उनकी रहन सहन, उनकी मानसिकता अलग है। लेकिन अगर जो मध्य वर्ग में जो निम्न स्तर की उनकी क्या मानसिकता होती है उसको लेखक ने दिखाने का प्रयास किया। वो आर्थिक तंगी के कारण जितनी भी चहुमुखी विकास है वो रुक सा जाता है। थोड़ी थोड़ी बात पर तू में लड़ाई झगड़ा। लेखक ने इसमें राजेंद्र यादव जी ने समर की मानसिकता के माध्यम से बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया।
यानी समर सोचता है कि या तो हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है, या तो झगड़ा हो रहा होता है जब पहुंचता है घर में, या तो झगड़ा हो चुका होता है, या झगड़ा होने वाला होता है। सोचिए, हर समय तू तू मैं का माहौल, आपसी लड़ाई झगड़े का माहौल, पैसे कमी, हर बात पर जब कुछ पैसा मांगा जाए, बच्चे मांगते हैं तो उसके लिए क्या माहौल हो जाता है। ठाकुर साहब देखिए 25 रुपया जब उसको स्कूल की फीस देनी थी, कितनी बात सुना करके वाकई समर ने वहां अपने विचार को व्यक्त भी किया कि लगता है मैं जैसे सिनेमा देखने के लिए पैसा मांग रहा हूँ पिताजी से, क्योंकि वो स्कूल की फीस मांगने के लिए बेचारा वो मांगता है। ठाकुर साहब ने 25 बात सुना करके उसको फीस दिया। इस प्रकार से अगली समस्या जो लेखक ने इसमें दिखाने का प्रयास किया, वो बाल विवाह की समस्या को लेखक ने मूल्यांकित किया है। और बाल विवाह की जो समस्या है हमारे समाज में आजकल, यानी कम उम्र में शादी हो जाना, बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते हैं, और उसकी समस्या को लेखक ने कहीं न कहीं मूल्यांकित किया है। समर और प्रभा की जो शादी हुई, वह इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा होता है। प्रभा जस्ट भी 10वीं की परीक्षा पास की थी। इस तरह श्यामल की बहू जो बेचारी आत्मदाह कर ली, और मुन्नी का विवाह, यही मुन्नी समर से छोटी है, फिर भी उसकी शादी हो गई। किस स्तर प्रताड़ित होना पड़ता है, बाल विवाह में फंस जाते हैं। और इतना ही नहीं, ठाकुर साहब ने भी, जबकि इसमें एक और महत्वपूर्ण पात्र जो अमर है, बेचारा भी वो 10वीं फेल हुआ है, और ठाकुर साहब ने उसकी शादी कराने की बात भी सोच लेते हैं। उसके मामा चंदन जी आते हैं, और चंदन जी उसकी भी शादी करने की बात ठाकुर साहब को प्रेरित करते हैं। यानी कहीं न कहीं जो बाल विवाह है हमारे समाज में, वो कितना घातक है, उसको भी लेखक ने आगाह किया है। समय रहते हुए जब तक अभिभावक यह नहीं सोचेंगे कि हमारे लड़के परिपक्व मानसिकता के हो जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें, तो शायद बहुत कुछ समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या, यानी इस उपन्यास में लेखक ने बेरोजगारी की समस्या को उल्लेखित किया है कि आजकल जो अनएम्प्लॉयड की संख्या बढ़ती जा रही है। जब समर ने अपने रोजगार, वहां पर जो रोजगार संस्थान था, वहां पर वो जाता है नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए, वहां देखता है भारी मात्रा में वहां पर अनएम्प्लॉयड की संख्या बहुत बड़ी थी। बल्कि समर सोचता है कि कैसे मुझको रोजगार मिलेगा, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत पहले ही लोग हजारों लाखों की संख्या में वे बेरोजगार पड़े हुए हैं। इस तरीके से बेरोजगार की समस्या महत्वपूर्ण रूप से दिखाया गया। नारीगत समस्याएं, घरों में जो जॉइंट फैमिली में जो नारियां रहती हैं, राजेंद्र यादव जी ने लिखा भी है पंक्ति, नारी ही नारी की समस्याएं होती हैं। यानी एक नारी को जो भी समस्याएं मिलती, चाहे वो आत्मदाह करने के लिए विवश होती है, चाहे घर में उसका रहने के लिए निम्न स्तर की परिस्थितियों में छोड़ दी जाती है बेचारी, चाहे वो अगर उपन्यास में देखा जाए, चाहे यहाँ पर भी मुन्नी के साथ जो कुछ हुआ, सास उसकी कहीं ना कहीं बहुत कुछ जिम्मेदार थी, लड़का तो खुद नालायक, उसका पति था ही दुष्ट। इधर ठाकुर साहब के परिवार में प्रभा के साथ जो कुछ भी होता है, यानी यहां तक उसका पति बात नहीं करता है सालों तक, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति के लिए भाभी और उसकी सास जिम्मेदार हैं। भाभी उससे इसलिए ईर्ष्या करती है, द्वेष रखती है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है। ये प्राय घरों में होता है जहां संयुक्त परिवार है, देवरानी जेठानी के बीच में कैसे माहौल होता है। पॉलिटिक्स केवल घर के बाहर ही नहीं होता है, घर के अंदर भी, समाज में भी पॉलिटिक्स होता है। और इन राजनीतिक जो विचार होते हैं, पॉलिटिक्स होती है जो, उसके लिए घरेलू महिलाएं जो होती हैं कहीं न कहीं वो जिम्मेदार होती हैं। यानी प्रभा के ऊपर जो भी समस्याएं हुई वो भाभी जिम्मेदार हैं उसकी इस प्रकार की
जीवन जीने के लिए, यानी जो भी बेचारी कष्ट में थी, दुखी थी, ये सब सारी यातनाएं जो मिली हैं, कहीं कहीं भाभी जिम्मेदार थी। इसके अतिरिक्त अन्य समस्या राजेंद्र यादव जी ने दिखाने का प्रयास किया, और संयुक्त परिवार की समस्या, यानी ज्वाइंट फैमिली। कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। जिस संयुक्त परिवार के लोग अगर मिलजुल कर रहते हो, वहां सुख ही सुख है, स्वर्ग है। लेकिन जिस परिवार के लोग अगर आपस में मिलकर न रहें, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा कर दें, तो उससे बड़ा नरक संसार में कोई और नहीं होता है। संयुक्त परिवार में इस प्रकार की समस्याएं, भाई भाई के बीच में वाद विवाद हो जाना, जेठानी देवरानी के बीच में झगड़े हो जाना, या वाद विवाद होना, या अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स चलना, ये सारी चीजें लेखक ने दिखाने का प्रयास किया। आर्थिक तंगी होना, ठाकुर साहब ने, यानी परिवार कमाने वाले केवल एक, और ठाकुर साहब बेचारे पेंशन पाते हैं, खाने वाले 10 लोग, 12 लोग। यह संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी समस्या है। एक आदमी कमाने वाला होता है, बाकी जितने लोग रहते हैं बैठकर खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यानी लेखक ने इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे परिवारों को, ऐसे परिवार को यानी बढ़ावा देने का प्रयास किया। जबकि यह, जहां तक मेरी व्यक्तिगत विचार है, संयुक्त परिवार सही है, लेकिन अगर सब मेहनती हो, सब परिश्रमी हो, सब कमाने वाले हो, संयुक्त परिवार भी अच्छी पारिवारिक ढांचे को दिखलाता है। अगली समस्या इसमें आती है अंधविश्वास और कुरीतियों की समस्या। हमारे समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त है, जो सामाजिक कुरीतियां विराजमान हैं, वह कहीं कहीं सामाजिक कुरीतियां जो है उसको नहीं, यानी उसको आज कितनी स्तर व्याप्त है। जैसे हम अब देख सकते हैं सामाजिक कुरीतियों को, बच्चों इसमें अंधविश्वास को, कि जब उसको संतान नहीं पैदा होती है, बहुत दिन हो गए, तो भाभी और सास ने उसको ताबीज बंधवा दिए कमर में कि उसको संतान पैदा हो, और तमाम चीजें वह दिखलाने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर करके समर और प्रभा के बीच बल्कि काफी नोकझोंक भी हो जाती है। उधर दूसरी ओर वह जब मिट्टी की जो मूर्ति थी, जो गणेश जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति से जब वो बर्तन साफ कर लेती है, तो उस समय एक बहुत बड़ा मानो भूकंप सा परिवार में आ जाता है। इसको लेकर करके पूरा परिवार में तू में और झगड़े का माहौल होता है, जो कि अपने आप में उचित नहीं है। इस तरीके से वो पढ़ी लिखी थी, वह अगर ऐसा काम कर दी उसको समझाया जाना चाहिए। और इस तरह से सामाजिक कुरीतियां इस उपन्यास में आ भी रही हैं। और उसके अलावा अगर इस उपन्यास में देखें तो और भी गणेश जी की मूर्ति के अलावा जो पर्दा प्रथा है, उसको भी लेखक ने मूल्यांकित किया है। वह प्रभा जो है पढ़ी लिखी है, तो अगर मान लीजिए वो उसमें विश्वास नहीं करती है पर्दा प्रथा में, तो उसको लेकर बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसे प्रकार की समस्याओं को भी लेखक ने यानी इशू बनाया है कि जो कि समाज में होता है। पर्दा प्रथा नारियों को लेकर करके, नारियों को चार दीवारों में किस तरह से रखा जाता है, तो उसको भी कहीं न कहीं लेखक ने मूल्यांकित किया है। और इसमें, इस उपन्यास में आदर्श मित्र, सच्चे मित्र के यथार्थ गुणों को भी उल्लिखित किया गया है। मित्रता हो तो ऐसी हो। यहाँ पर समर और दिवाकर के बीच में जो मित्रता है वो आदर्श मित्रता है। एक मित्र और मित्र के बीच में जो सामाजिक तालमेल होना चाहिए, जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। यानी मित्र के दुख से जो दुखी न हो, पापी है, वो नीच है, दुष्ट आत्मा है। तो वाकई इसमें दिवाकर की भूमिका बहुत गजब की है। दिवाकर ने अपने मित्र के सुख दुख में साथ खड़ा है। और यहाँ तक कि समर जब शांति से पढ़ाई के लिए, जब उसके घर माहौल नहीं है, तो वह दिवाकर के
घर पर जाता है, वहीं पढ़ाई लिखाई करता है, वहीं भोजन कर लेता है, वहीं सो जाता है। वो पूरी तरह से हेल्प करता है। यहाँ तक कि जब नौकरी की समस्या उसके पास आती है, अपनी नौकरी की समस्या दिवाकर से वो व्यक्त करता है अपने मित्र से कि उसकी आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो उसको नौकरी भी दिलाता है। यानी एक आदर्श मित्र का जो गुण होता है और वह उसे प्रदान करता है। यहाँ तक कि जब फिल्म देखने जाता है अपनी पत्नी के साथ दिवाकर, कौन ऐसा होगा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने जाता हो, उसमें भी वो अपने मित्र समर को साथ लेता है। और यही फिल्म देखने के जो अंदाज थे, फिल्म की जो कथा वस्तु थी, कहीं न कहीं समर के जीवन में भी काफी कुछ सुधार किया, परिवर्तन किया। ये जो सुख मिला उसको वहीं से प्राप्त हुआ। इस तरीके से दिवाकर की भूमिका, शिरीष की भूमिका समर के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रहा है। उसका उल्लेख राजेंद्र यादव जी ने बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। अगले इस महत्वपूर्ण लेखक के प्रयोजन पर हम उद्देश्य पर अगर चर्चा करते हैं, यथार्थ एवं आदर्श गुणों का समावेश। लेखक ने इस उपन्यास में दो बातों को मूल्यांकित किया। एक आदर्श गुण में क्या समाज में होना चाहिए, यानी इन सारे जो समस्याएं हैं उनसे समाज को अवगत कराया कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा हो या पर्दा प्रथा हो, इन सामाजिक बुराइयों से हमें बहुत कुछ सीखना है और कोशिश करें कि इन बुराइयों से बचें और एक आदर्श समाज को तैयार करें। समाज में और यथार्थ बात, इन समाज में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा समाज चल रहा है, यानी समाज का एक यथार्थ रूप, रियल रूप लेखक ने पूरा का पूरा इस उपन्यास में उल्लेखित किया है। यानी आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है, चाहे ग्रामीण समाज हो, शहरों में भी बहुत कुछ किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। खैर शहर की मानसिकता को लेखक ने बहुत कम दिखाया है, नहीं के बराबर दिखाया है। तो इस तरह से समाज, यथार्थ और आदर्श तथा वस्तुओं का सुंदर समावेश है और लेखक ने अपने इन उद्देश्यों को मूल्यांकित करने में सफल भी हुए हैं। इस तरह से राजेंद्र यादव जी कहीं न कहीं अपने मन मस्तिष्क पर उपजे हुए जो परिस्थितियां थीं या जो उनको कहना चाहिए था समाज के लिए कैसे एक आदर्श समाज का निर्माण करें, उसको लेखक ने बड़े ही मार्मिकता के साथ, प्रभावशाली ढंग के साथ उसको मूल्यांकित किया है और एक आदर्श समाज को गठित करने का भरपूर प्रयास किया है। इस तरह से यह उपन्यास एक सामाजिक दस्तावेज है और लेखक ने अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चों।